अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। मुल्क में 3 दिन से एक दिल दहला देने वाली खबर ने आवाम को परेशान किया हुआ है। रावलपिंडी के इलाके चाकरा में 11 जुलाई को मोहम्मद मसूद नामी शख्स की खुदकुशी का वाक़या पेश आया, जिसने कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। इस खबर के बाद ये बहस शुरू हो गई है कि ये ऑनलाइन ऐप्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं, किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं, फिर किस तरह उनको इतना तंग करती हैं कि लोग तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। ये सवाल भी उठा है कि ये ऐप्स काम कैसे कर रही हैं, या कानूनी है या गैर कानूनी है, इन ऐप्स को काम करने की इजाज़त किसने दी है और इनको रेगुलेट कौन कर रहा है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में इन ऐप्स ने किस तरह लोगों को परेशान किया है और उन ममालिक में ऐसी ऐप्स के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मगर पहले आपको मसूद नामी शहरी के बारे में बताते हैं, जिसने 11 जुलाई को गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। BBC के मुताबिक 42 साला मसूद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करने से पहले अपनी बीवी के नाम आखिरी पैगाम में कहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों के सूद के पैसे देने हैं, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है, ना मैं आपके काबिल हूँ ना बच्चों के काबिल हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। मसूद की बेवा ने वीडियो बयान में बताया कि मेरे शौहर की नौकरी 6 महीने पहले छूट गई थी, घर का किराया देना था, इसलिए उन्होंने ऐप से कर्ज लिया, मगर कुछ दिनों में उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, धमकियां देते थे, ब्लैकमेल करते थे और कहते थे कि मोबाइल का पर्सनल डेटा पब्लिक कर देंगे। मैं मिसेस मसूद बात कर रही हूँ। मेरे भैया की जॉब 6 मंथ पहले छूट गई थी, उन्होंने घर का रेंट देना था, बच्चे की फीसें देनी थी, इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, तो उन्होंने एक इजी लोन ऐप वालों से 13,000 रुपये का लोन लिया। एक हफ्ते के बाद ही वो लोग मैसेज करना शुरू हो गए हमें कि आपका लोन की अमाउंट इतनी बढ़ चुकी है। वो बढ़ते बढ़ते तीन हफ्तों में उन लोगों ने 50,000 तक अमाउंट हमारी बढ़ा दी। वो अदा करने के लिए मेरे हस्बैंड ने एक दूसरी लोन जो है दूसरी ऐप से फिर लोन लिया, और इनके अदा करते करते जो है ना वो हर हफ्ते हमें मैसेज करते, टाइम पर पेमेंट ना देने की सूरत में वो हमें धमकियां देना शुरू हो जाते, ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते कि आपके मोबाइल का जितना पर्सनल डेटा है हमारे पास है, हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मीडिया पर ये चीज़ें शो करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लोन अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोन हम लोग मुसलसल अदा करते रहे, 7-8 लाख तक हम लोग लोन अदा कर चुके थे, लेकिन वो हमें ब्लैकमेल करते रहे कि इस टाइम तक आपकी जो है ना अमाउंट इतनी बढ़ चुकी थी, अगर आपने रात 12 बजे तक हमें अमाउंट अदा नहीं की तो आपकी अमाउंट इतनी डबल हो जाएगी। इसी टेंशन और परेशानी में मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा लोन उठा लिया उन लोगों से, और वो लोग जो है ना उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने उनको कोई ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ दी, जिससे मेरे हस्बैंड दिल बर्दाश्त हो कि कल रात को उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ये वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के अगले दिन FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी की टीम ने मुतासरा ख़ानदान के घर का दौरा किया, जिसके बाद इस्लामाबाद के इलाके G8 में FIA ने 2 छापे मारे, जिसमें मुतादिद लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए। तर्जुमान FIA का कहना है कि साइबर क्राइम सर्किल रावलपिंडी ने मुतासरीन को मौसूल होने वाली कॉल्स पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और मुल्ज़िमान की जानिब से की जाने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। आज भी FIA ने इस हवाले से कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने शहरियों को ब्लैकमेल करने के इंकिशाफात करते हुए बताया कि उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था। ऑनलाइन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए थे, मुतासरा शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे, जबकि इन दफातर में टॉर्चर कॉल से मुतालिक एक अलहदा सेक्शन बना हुआ था। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान ने बताया कि हर सेक्शन को कॉल्स करने के अलग अलग काम सौंपे जाते थे। D0, D1, D2, DS1, DS2 और DS3 के नाम से सेक्शन थे। लोन ऐप्स के जरिए ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती थी। ज़ाती डेटा लेकर मुतासरा शहरियों को हिरासा किया जाता था। FIA का कहना है कि छापे के दौरान बड़ी तादाद में दस्तावेज़ात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिम्स बरामद की गई हैं। मसूद की कहानी मंजर-ए-आम पर ज़रूर आई है, मगर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसी हज़ारों कहानियाँ पाकिस्तान में हर तरफ बिखरी हुई हैं। ऑनलाइन लोन ऐप्स के मुतासरीन में से एक ने हमें बताया कि उसने ऑनलाइन ऐप से 50,000 रुपये का कर्ज 45 दिन के मुआहदे पर लिया और उसे 45 दिन बाद ये कर्ज 3% इजाफे के साथ लौटाना था। मुतासरा शख्स के मुताबिक उसने यह कर्जा किसी और से कर्ज लेकर उतारा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उसे 45 दिन के बाद रोज़ाना 3% के हिसाब से सूद देना पड़ता और रकम एक माह में 50,000 से 1 लाख, फिर अगले महीने 2 लाख और फिर 4 लाख होती जाती। ऑनलाइन ऐप के नुमाइंदे उसे फ़ोन करके बता रहे थे कि उनकी रसाई उसके फ़ोन में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट्स तक है, और ऐप के नुमाइंदे मुतासरा शख्स के कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन कर भी रहे थे और ये कह रहे थे कि मुतासरा शख्स को मजबूर करें कि वो हमारा कर्ज वापस कर दे। और इस तरह
तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों में उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया गया। जबकि खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने भी एक खातून का अहवाल बताया। लाहौर की रिहायशी 26 साला खातून ने कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप पर खुद को रजिस्टर कराया। कर्ज के लिए अप्लाई भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में कुछ दिन बाद 10,000 रुपये आ गए, जो उन्होंने फ़ौरन ही वापस भी कर दिए। लेकिन कर्ज देने वाली ऐप के नुमाइंदों ने 10,000 रुपये की वसूली से इनकार करते हुए खातून को धमकाना शुरू कर दिया और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी रब्ता करना शुरू कर दिया, जिसके बाद खातून ने 40,000 रुपये भत्ता देकर अपनी जान छुड़ाई। रॉयटर्स के मुताबिक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मई तक लाइसेंस याफ्ता कर्ज देने वाली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ 1415 और गैर लाइसेंस याफ्ता प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ 181 ऐसी शिकायत मौसूल हुई और वफाकी पुलिस क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करने में मुलविस ऐप्स की तहकीकात कर रही है। अदाद-ओ-शुमार इकट्ठा करने वाले इदारे डेटा दरबार के मुताबिक 28 जून तक गूगल प्ले पर पाकिस्तान की टॉप 100 फाइनेंस ऐप्स में से 27 फौरी कर्ज देने वाली ऐप्स थीं। उनमें से सिर्फ टॉप 8 ऐप्स को ही लॉन्च के बाद से 1.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने डाउनलोड कर लिया था। जबकि इसका मवाजना अगर पाकिस्तान के टॉप 8 बैंकों से किया जाए तो उनकी ऑनलाइन ऐप्स को सिर्फ 44 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। अंदाज़ा लगाइए कि ऑनलाइन ऐप्स का कारोबार कितना फैल चुका है। यानी इन मिसालों से ये वाज़ेह है कि ये ऐप्स किस तरह काम करती हैं। पहले ये ऐप्स सोशल मीडिया पर दिलकश इश्तिहारों के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं और दावा करती हैं कि बगैर किसी दस्तावेजी कार्रवाई के आपको फौरी कर्ज मिल सकता है। इस झांसे में आकर कोई भी शख्स जैसे ही उनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड करता है और ख़ुद को उनके साथ रजिस्टर करवाता है तो ये ऐप उसके कॉन्टैक्ट्स और तस्वीर तक रसाई हासिल कर लेती हैं। आपको कर्ज भी फौरी और बगैर किसी गारंटी के मिल जाता है। शरह सूद भी असल शरह सूद से कम बताई जाती है। दर हकीकत रजिस्टर होने वाला शख्स खुद ऐप को अपना डेटा तक रसाई देता है, मगर ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसके बाद ये ऐप्स आपके ज़ाती डेटा की बुनियाद पर आपको कई तरह से ब्लैकमेल कर सकती हैं। किसी ऐप पर ली गई रकम हफ्ते में और किसी पर महीने में दुगनी और फिर 4 गुना हो जाती है। फिर जब आप रकम अदा नहीं कर पाते तो ये ऐप्स आप ही के मोबाइल से लिए गए कॉन्टैक्ट से आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक को कॉल करके आपको शर्मिंदा करती हैं, आपको भी धमकियाँ देती हैं और आपके रिश्तेदारों को भी धमकियाँ देती हैं। और यही वो दर्दनाक सूरत हाल थी जिसका शिकार होकर रावलपिंडी के मसूद ने खुदकुशी कर ली और आज उनकी बेवा और बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं। मसूद का वाक़या आज सामने आया है, मगर ऑनलाइन ऐप्स का ये फ्रॉड एक अरसे से जारी है। इस हवाले से जियो पाकिस्तान के रिपोर्टर वलीद अहमद तफसीलात पहले भी सामने ला चुके थे। लोगों को कैसे परेशान किया जाता है, मुतासरीन से उन्होंने बातचीत भी की थी। ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को फ़ोन करेंगे, पुलिस कंप्लेन कर देंगे। मतलब इस तरीके से डराते हैं कि अगर बंदा अपने मतलब नॉर्मल ना रहे ना, बंदा खुदकुशी भी कर सकता है। पे कर दी, लेकिन स्क्रीनशॉट तक मेरे पास था। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद भी मुझे कॉल आना शुरू हो गई कि भाई आपने पेमेंट क्लियर नहीं की। मैंने बोला मैं कर चुका हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट दोबारा भेजे। जब बोलते भाई ये हमारा नंबर नहीं, आपने किसको भेजा? मैंने बोला भाई ये तो आपके पास से नंबर आया, मुझे इस नंबर से कंटिन्यू कॉल आ रहे थे कि पैसे भेजो। मैंने इस नंबर पर भेज दिए। अब आप बोलते हो कि भाई पैसे हमें नहीं मिला, तो मैंने इस बात का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सारे हक़ाइक़ अवाम और इदारों के सामने रखे गए थे और उसके बाद मसूद की खुदकुशी का वाक़या सामने आ गया है। पाकिस्तान की तरह भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कीनिया जैसे ममालिक में भी ऑनलाइन कर्ज के नाम पर लोगों को धोखा देने, उनसे बुलंद शरह सूद पर पैसे मांगने, हर गुजरते दिन के साथ उस रकम पर सूद को बढ़ाने और अदायगी ना कर पाने की सूरत में अहम डेटा लीक करके लोगों को हिरासां करने का ट्रेंड आम रहा है। सैकड़ों की तादाद में डिजिटल लोन एप्लीकेशंस भारत में काम करती रही हैं। अरबों रुपए की मालियत पर यह कारोबार वहाँ चलता आ रहा है। आए रोज़ वहाँ से खुदकुशी के वाक़यात भी सामने आते रहे हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल से ही भारत ने डिजिटल लोन एप्लीकेशंस की गाइडलाइंस पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है और ऐसे लोगों और कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। भारतीय रियासत गुजरात की पुलिस ने ऐसे कर्ज दहिंदगान और लोन शार्क्स के खिलाफ रवां साल जनवरी से बाकायदा एक मुहिम शुरू की और मुख्तलिफ इलाकों में लोक दरबार के नाम से अवामी इज्तिमात का इनेकाद किया गया, जहाँ इस हवाले से लोगों की शिकायत सुनी गई और बाद में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में लोन मेला के नाम से भी अवामी इज्तिमात रखे, जहाँ कर्ज के ज़रूरतमंद लोगों को बैंक के नुमाइंदों से मिलाया गया और उनकी सहूलतकारी की गई ताकि वह ऑनलाइन ऐप्स के फ्रॉड से बच सकें। और इंडिया टुडे की अप्रैल 2023 की खबर के मुताबिक गूगल ने भारत में प्ले स्टोर की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की वजह से 3500 लोन एप्लीकेशंस को हटा दिया है, जबकि गूगल ने 2021 में भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया करने वाली एप्लीकेशंस के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ अपडेट की थीं, जिसकी वजह से ऐप डेवलपर्स को ये तस्दीक करनी होती है कि उनके पास कर्ज देने के हवाले से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करदा लाइसेंस मौजूद है। इसी तरह सितंबर 2022 में भारत की वजारत खजाना की तरफ से ये फैसला किया गया कि कर्ज देने वाली लोन एप्लीकेशंस के हवाले से वाइट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी उन लोन एप्लीकेशंस के नाम जारी किए जाएंगे जो भारतीय हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा हैं और उन्हें गूगल के साथ शेयर भी किया जाएगा और तमाम इकदाम के साथ भारत में क्रैकडाउन भी जारी है, मगर मामला अब तक हल नहीं हुआ है। इसी तरह इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केट है,
वहाँ भी इस हवाले से सख्त क्रैकडाउन किया गया, मगर क्रैकडाउन के साथ साथ रेगुलेशंस भी की गई। यानी मुल्क में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को उभरने भी दिया गया, मगर साथ ही फ्रॉड कंपनीज के खिलाफ पॉलिसीज भी मुतारिफ करवाई गई। हुकूमती सतह पर यह फैसला किया गया कि अगर किसी शख्स को लोन एप्लीकेशंस के नुमाइंदे हिरासा करते हैं या धमकी देते हैं तो वो करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें और पुलिस उन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। साथ ही इंडोनेशिया ने इन गैर कानूनी कर्ज़ों के तरीक़ाकार पर अपने मुख्तलिफ सिविल और क्रिमिनल कवानीन लागू करना शुरू कर दिए और ये बताया कि वो इस अमल को भत्ताखोरी के ज़मरे में भी लाएंगे। भारत समेत इंडोनेशिया में भी ये शिकायत आती रही कि कर्ज देने वाले फ़ोन करके ये धमकियां देते हैं कि उनके पास कर्ज लेने वालों की तस्वीर मौजूद हैं, जिन्हें नाजेबा बनाकर वो उन्हें शाया कर देंगे। और उस सिलसिले में इंडोनेशियन हुक्काम ने काफ़ी गिरफ्तारियां भी की हैं। पूरे के पूरे नेटवर्क को पकड़ा गया है और छापे के दौरान पुलिस को मुख्तलिफ लैपटॉप्स और डिवाइसेस से कर्ज लेने वालों की नाजेबा तस्वीर भी मिली हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके उन्हें हिरासा किया जाता था। और इंडोनेशियन हुक्काम ने गूगल और एप्पल को भी आगाह किया है कि ऐसी एप्लीकेशंस को अपलोड होने से पहले ये सबूत दिखाना होंगे कि वो इंडोनेशिया की फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता हैं। जबकि इंडोनेशिया में लाइसेंसिंग का तरीक़ाकार भी सख्त रखा गया है और 2018 तक इंडोनेशिया ने 227 प्लेटफॉर्म्स को गैर कानूनी करार दिया, जिसमें 68% वो प्लेटफॉर्म्स थे जिनमें चीन के लोगों की सरमायाकारी थी। पाकिस्तान में इस हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमने उनके नुमाइंदे को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्हें जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ इस वक्त FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अहमद इसाक जहांगीर साहब मौजूद हैं और उनके इदारे ने आज भी कार्रवाई की है, तो उनसे बात करते हैं। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया मशहूर में ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई है, जो तफसीलात सामने आई हैं, ज़ाहिर शहरियों की तरफ से सैकड़ों शिकायत हैं जो पहले भी होती रही हैं। हमें बताइएगा कि इस सबके पीछे है कौन? अगर रजिस्टर्ड तकरीबन 11 ये ऐप्स हैं तो 100 से ऊपर अनरजिस्टर्ड ऐप्स काम कर रही हैं। अभी तक की आपकी तहकीकात क्या बता रही है? कौन है, कैसे ऑपरेट करते हैं? जी शुक्रिया खानदार साहब। इसमें ऐसा है जी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये रेगुलेट होती हैं बाय दी SECP और ऐसी कंपनीज को वहाँ से लाइसेंस लेना होता है और फिर वो लेंडिंग या लोन्स दे सकती हैं। ये यूज़ करती हैं प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड वाला, गूगल ऐप्स का और आईफोन वाला, और इसको रेगुलेट करती है PTA। अब जब ये जैसे आपने कहा 11 हैं, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शायद सिर्फ 9 हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं ये इसका करने की। और दूसरा ये है कि इनको इस पे भी पाबंदी है कि ये एक्सेस नहीं ले सकते टू दी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है अब लोनी का और उसकी गैलरी जिसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये थोड़ा सा एरिया अनरेगुलेटेड है तो उस वजह से ये दोनों काम हो रहे थे, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो जो एक सुसाइड हुई उसमें वो मसूद साहब लोन ले रहे थे कंपनी से और उसके बाद फिर वो थ्रेट उनको किया जा रहा था और इवेंचुअली वो चूंकि वो दे नहीं पा रहे थे और उनका एक्सेस भी उनका गैलरी का उनके पास आ गया जो पिक्चर्स का होता है, कॉन्टैक्ट्स का भी आ गया, तो जिसकी वजह से ये मामला जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। जब हमें रिपोर्ट हुआ तो फिर हमने एक्शन लिया, जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र तो किया। ये जो एक ऐप है जहांगीर साहब, ये जो ऐप है ये रजिस्टर्ड ऐप थी या अनरजिस्टर्ड ऐप थी जिसने सारा एक्सेस कर लिया? इस केस में जो ये वाला ऐप थी वो रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसमें सिस्टम ऐसा है जी कि उन्होंने इनिशियली लोन लिया फॉर एग्जांपल 13,000 या 15,000 का, लेकिन जब वो दे नहीं पाए तो उन्होंने और कंपनी से लोन लिया, उधर से लेके इधर दिया, वापस किया, इसी तरीके से फिर फर्दर वो फंसते गए उस चीज के अंदर। सो जो बाकी कंपनीज थी वो सारी अनरजिस्टर्ड थी। हमारे पास और केसेस आए हैं इस्लामाबाद में, उसमें अनरजिस्टर्ड कंपनीज ज्यादा आ रही हैं। अच्छा, मगर SECP के पास पिछले सालों में रजिस्टर्ड कंपनीज की सैकड़ों शिकायत आई हैं, अनरजिस्टर्ड कंपनीज की भी शिकायत आई हैं। तो ज़ाहिर एक शख्स की जान चली गई, पाकिस्तान में आमतौर पर रिवायत है किसी की जान चली जाए, कोई बड़ा वाकया हो जाए, उसके बाद इदारे में एक्टिव होते नजर आते हैं। उससे पहले कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं थी कि जी इस मामले को एड्रेस करना है, क्योंकि कोई 1.5-2 साल से लिखा जा रहा है, पाकिस्तान के मीडिया में बात की जा रही है इसके ऊपर कि जी लोगों को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारी जो कोऑर्डिनेशन है जैसे आपने बताया कि हमने PTA के साथ भी हमारी है और SECP के साथ भी रहती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रोल्स हैं। ये तो हैं रेगुलेटरी बॉडीज, इन्होंने रेगुलेट करना है कि वो फिल्टर्स लगाएं और ऐसी चीजें मार्केट में ना आए। हम तो क्राइम फाइट करते हैं, जब कोई क्राइम हमारे पास रिपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे और कुछ लोग हैं जिनके साथ इस तरह हरासमेंट हुई, तो हरासमेंट पे देन वी एंटर इन
क्योंकि वैसे अगर वो लोन एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, उसकी रेगुलेशन समहाउ उसमें वीकनेस रह गई है, जिसकी वजह से वो एक्सेस कर लेते हैं, इवन लाइसेंस्ड कंपनीज भी इस केस में जैसे था, टू द गैलरी। वहां पे फिर वो ब्लैकमेल करते हैं और रिश्तेदारों को फोन करते हैं, या कोई उनकी तस्वीरें या दूसरी जो है उनको डीफेस करके और उसमें टेम्परिंग करके वो लगाते हैं। आप लोगों की कोऑर्डिनेशन पीटीए से भी हुई होगी ना? पाकिस्तान में तो पीटीए हर चीज़ को बैन करने में वक्त ही नहीं लगाती है। कोई ऐप हो, कोई मामला हो, सोशल मीडिया हो, जो चीज़ हो बैन कर देते हैं। तो इतने अरसे से लोगों की शिकायत आ रही हैं, ये ऐप्स बैन नहीं हो सकती थी? हमने भारत में देखा है, इंडोनेशिया में देखा कि बाकायदा तौर पर गूगल से भी रब्ता किया गया कि जी ये जो गूगल पर ये ऐप्स जो हैं इनको बैन किया जाए। कुछ नहीं किया गया जब तक एक शख्स की जान चली गई। पता नहीं उससे पहले किसी की जान चली गई हो। लोगों को इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है, भत्ताखोरी की जा रही। इसमें देखें जी, ये तो बेसिकली ज्यादा सवाल बनता है रेगुलेटर्स के लिए, कि जो रेगुलेटर्स थे जिन्होंने सारा एक प्री चेक करना था कि ऐसी एप्स जो कि गूगल पे, प्ले स्टोर पे और आईफोन पे अब आ रही हैं, क्या वो पीछे SECP से लाइसेंस्ड हैं या नहीं। सो ये चीज तो कोऑर्डिनेशन इन दोनों के दरमियान थी। हमें जब भी इंफॉर्मेशन आती है, जब भी हम उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती है जहां हरासमेंट वाला एलिमेंट आ जाता है, उसमें फिर हम उसमें एक्टिवेट होते हैं। या जैसे इस केस में एक्सटॉर्शन वो कर रहे थे। अब मैं तो इसीलिए आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को कि आप ये जो हमारे क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं 15 शहरों में, उसके अलावा ईमेल पे है, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल है 24/7। उसके ऊपर जो ऐसे लोग हैं जो हरास्ड फील कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसी लोन्स ली हैं, वो हमसे राब्ता करें। और इसका मैग्नीट्यूड, आई एग्री विद यू, काफी ज्यादा है। आपने जैसे कहा कि राब्ता करें, अब लोगों ने SECP के पास सैकड़ों शिकायत की, रजिस्टर्ड फर्म्स की, अनरजिस्टर्ड की भी की। हमने इंडोनेशिया और भारत में देखा है, क्योंकि वहां पर भी ये बहुत ज्यादा हो रहा था, कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है रेगुलेटर के दरमियान और साथ में लॉ इन्फोर्समेंट के दरमियान। पुलिस तो बाकायदा तौर पर अवेयरनेस कैंपेन भी वहाँ चलाती है। साथ में इंडोनेशिया में तो यह है कि अगर कोई शिकायत लेकर जाएगा कि जी मैंने इनसे कर्ज लिया था, उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो पुलिस प्रोटेक्शन देती है। साथ में पुलिस ने ये वाजे कर दिया है वहाँ पर कि जी हम भत्ते के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करेंगे अगर किसी ये जो लोन शार्क्स हैं इन्होंने किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उनसे ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश की। पाकिस्तान में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि SECP के पास अगर गई कंप्लेन तो उन्होंने आपसे राब्ता किया या और फिर आगे मामला बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिविजुअली लोग कंप्लेन करें, FIA में अलग करें, SECP में अलग करें। देखिए जी, कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल हमारी होती है, ज्यादा हमारी PTA के साथ है, चूंकि वो हमारा उनके साथ बाकी ब्लास्फेमी और दूसरे मामला के हवाले से भी हमारी उनके साथ रहती है। तो SECP के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है। अभी भी हमने उनको ये कहा है कि आप अपने सिस्टम्स में ये बेहतरी लाएं कि जो अनलाइसेंस्ड इस तरह के चल रहे हैं उनको फौरी तौर पे आप PTA से और ऑफ एयर करवाएं, उनको हटवाएं वहां से। और जो है, जहां तक ये है ना जी कि हमारी जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उसके तहत जो चीज कॉग्निजेबल हमारे पास रिपोर्ट होती है, हम उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेते हैं। हमारा एक पोर्शन अवेयरनेस का भी है, वो कि वो थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लेकिन हम अवेयरनेस भी देते हैं लोगों को इस तरह कि जो किसी के साथ ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा हो या सोशल इस तरह का फ्रॉड, जैसे पिक्चर्स की हो जाती है, ब्लास्फेमी की चीजें हैं, तो उससे अब ऐसा अवेयरनेस आ रही है। नहीं, मगर अवेयरनेस के असरात कम हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में इन ऐप्स के डाउनलोड करने की फ्रीक्वेंसी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लोग हद से ज़्यादा डाउनलोड कर रहे हैं, हद से ज़्यादा कर्जे ले रहे हैं। हम जब इस प्रोग्राम के लिए तहकीक कर रहे थे तो हमें जानने वालों में ही, अपने इदारे में लोगों के जानने वालों में ही इतने सारे लोग मिल गए जिनके साथ ये वाकयात हो चुके हैं कि किसी ने 50,000 रुपये लिए थे, 30 दिन गुजरे तो फिर उससे कहा गया कि जी आप अब 3% रोज़ाना का आप पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। 1 महीने में अमाउंट डबल हो गया, लाख हो गया, 2 महीने बाद 2 लाख हो गया, 3 महीने बाद 4 लाख हो गया। तो वो इस फ्रीक्वेंसी से डबल होने लगा, यानी कि ये क्लियरली एक्सटॉर्शन है। अगर SECP के पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आई थी तो आपकी तरफ से कार्रवाई भी बहुत सारी हुई होती, जो कि नहीं हुई है। इसका मतलब है ना कोऑर्डिनेशन है, ना लोगों के लिए उस तरीके से अवेयरनेस है। देखिए जी, हमारे साथ जो भी हमें कंप्लेंट कोई अगर SECP से भी आई थी, हमने वो भी मोर देन 60 हमने जो है इंक्वायरीज कंडक्ट इस वक्त की हुई हैं, जो स्टार्ट हैं। 3 FIRs अभी हमने रिसेंटली की हैं, 2 इस्लामाबाद में 2 की हैं और 1 रावलपिंडी में। और वो जैसे जैसे हमें पता चल रहा है, अभी हमें जो डाटा हमने या जो चीज़ें हमने सीज की हैं, 4 ऑफिसेज हमने सील किए हैं,
उसमें हमें पता चला फॉर एग्जांपल एक कंपनी में उनके को 42,000 क्लाइंट्स हैं। सो अब उसमें से कितने लोग हरास हो रहे हैं, कितने लोग उसमें ट्रैप हो रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता इस इंक्वायरी के अंदर सामने आएगा। लेकिन उसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मैं अर्ज करता हूं लोगों को कि वो अप्रोच करें, ताकि वो जब तक हमें डिटेल्स नहीं मिलेंगी हम उस हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का नेटवर्क है वो उसी तरह वाइड होगा। सब और ज़ाहिर एसएससीपी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, पीटीए को बहुत बड़ा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। साथ में मुझे बताइए अब आप इस एक वाक़े को ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या अब ये पूरा का पूरा जो माफिया जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए क्या क्या कार्रवाई होगी, ये अब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें ज़ाहिर हुकूमत का भी काम है कि आपको रिसोर्सेज दे, इसके अलावा आप लोगों की कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान बढ़े, उसकी तरफ मामला जा रहा है? जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन के लिए हमने दोनों से राब्ता कर लिया है, पीटीए से भी और एससीसीपी पे भी। दूसरा ये है कि मैं चूंकि साइबर क्राइम पूरे पाकिस्तान को हेड करता हूं, तो हमने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में भी 2 दिन पहले 2 FIRs रजिस्टर की हैं और उनका जो ऑफिसेस थे वो रन हो रहे थे लाहौर से, वहाँ पे भी हमने गिरफ्तारियाँ की हैं। मोर देन 17 गिरफ्तारियाँ इस वक्त हो चुकी हैं। मोर देन 40 हमें लैपटॉप्स और वो चीज़ें मिली हैं, सिम्स हमें मिली हैं, मोबाइल जो कि यूज़ हो रही थी और इस तरह लोगों को लोन्स भी दे रहे थे और फिर उसके बाद थ्रेट भी कर रहे थे। इसी तरीके से जो मेरे डायरेक्टर साउथ हैं कराची में, उनको भी मैंने डायरेक्ट किया है और हमारे DG FIA ने हमें स्ट्रिक्टली कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हम इनकी स्ट्रेटजी बना के इनके खिलाफ कार्रवाई करें पूरे पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि SCCP और PTA की हमें साथ इसमें सपोर्ट रहेगी जहाँ पे वो रेगुलेटरी उन्होंने काम करना है और ये अब चीज़ को हम इंशाल्लाह किसी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इन सब के पीछे है कौन? यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि ज़ाहिर जो ऑपरेटिव्स थे, आप लोगों ने छापे मारे, उनके सेक्शंस बताए, किस तरीके से है कौन पीछे, कौन बड़े हाथ हैं जो जिनकी वजह से ऑपरेट करने में कामयाब हो रहे हैं, यहाँ तक आप पहुँचे? अभी तो जी इन्वेस्टिगेशन का बिल्कुल स्टार्ट है। आई थिंक इट विल बी प्री मैच्योर कि कोई ऐसी बात की जाए। बहरहाल जो कि काफ़ी वाइड स्प्रेड है, तो इसको हम देखेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और इसको हम जब जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, कोई अगर कॉन्क्रीट ऐसी चीज़ सामने आई तो जरूर शेयर करेंगे। अहमद साहब जहांगीर साहब, आवाम को आप अगर बता सकें कि अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपके डिपार्टमेंट को आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? नंबर्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू क्या तरीक़ाकार है ताकि उन्हें पता हो कि किस तरीके से अप्रोच करना है अगर कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी जैसे रिक्वेस्ट की आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। हमारे जी 4 तरीके हैं हमें अप्रोच करने के। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी FIA की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कंप्लेंट आप रजिस्टर करवा सकते हैं। उस कंप्लेंट में आप जब डिटेल देंगे तो वो हमारे कंसर्न, जिस शहर में आप रहते होंगे, कंसर्न जो हमारा सेंटर है वहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर, वो फिर आपसे रब्ता करेगा और आपको आगे उसको लेके चलेगा। दूसरा हमारा एक 24/7 नंबर है जो कि 051-111-345-786 है। इसके ऊपर भी हम कंप्लेंट्स लेते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं। एक हमारी हेल्पलाइन भी है 1991 जो कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हम उसको इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है कि हम उसको उसके साथ अटैच कर रहे हैं मेन FIA की जो हमारी हेल्पलाइन है। एक हमारा हेल्प डेस्क है जिसके ऊपर उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो सेटअप है वो 15 बड़े शहरों में जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, एबटाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान। सो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को, इवन गिलगित, सो गिलगित से लेके गवादर तक जो है ना हमारे पास 15 हमारे पास रिपोर्टिंग सेंटर है। तो वहाँ पे भी आप वॉक इन भी कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। सो आई एनकरेज मगर जिनको पता चलता है वो करें। ये यकीनी बनाएंगे कि अब ये वाला काम जो है ये तेज़ बुनियादों पर होगा, या नहीं होगा कि ऑफिस वर्क में लोग फंस जाएं फिर वो आपके दफ्तर के चक्कर लगा रहे हों। तेज़ी से कार्रवाई होगी कि जैसे ही शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत कम वक्त रहता है कि इंसान को ये कॉल करते हैं, फिर उसके कॉन्टैक्ट्स में जाके कॉल करते हैं, उसके रिश्तेदारों के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। एक इंसान की जान चली गई है, मुतादिद लोग इस वक्त बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। जी बिल्कुल, इस तरह बड़े पेस पे काम होगा, लेकिन इसमें ये वाजे रहे कि ये आपको पता है बड़ा टेक्निकल काम होता है और इसके अंदर वो मनी की जो है ना लेयरिंग करते हैं और फिर आगे कई जगह के ऊपर कई अकाउंट्स में फिर आगे साइफन कर देते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये है कि ना सिर्फ ये कि लोगों की जान बचे, बल्कि उनके जो पैसे गए हैं वो भी हम रिकवर कराएं। जैसे हम बाकी फाइनेंशियल
फ्रॉड जो होते हैं डिजिटल लेवल के ऊपर, हम वो वापस करवाते हैं। उसी तरह हमारी इस पे भी कोशिश है, लेकिन जाहिर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं, इसमें इट टेक्स टाइम, क्योंकि इसके अंदर लेयरिंग की जाती है और इसके अंदर कई किस्म के डेटाबेसेस इन्वॉल्व होते हैं। बट इंशाल्लाह जी, जैसे गवर्नमेंट की पूरी इसमें कमिटमेंट है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द DG FIA कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें और ये जो मेनेस फैला हुआ है इसको कर्टेल करें। बहुत शुक्रिया। हम आपसे आइंदा भी रब्ता करेंगे ताकि अवाम के सामने रख सकें कि किस हद तक इस हवाले से कार्रवाई हो रही है। नाजरीन, स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको इस तरह हिरासा किया जा सकता है। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 051-111-345-786 051-111-345-786। इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो पहले आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुल्क अब तेज़ी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इंतखाबात के हवाले से एक और पेचीदा मसला सामने आ गया है और वो मसला नई मरदमशुमारी का है और उसके तहत इलेक्शन कराने का है। रवां साल 15 मई को यानी 2 महीने पहले मुल्क भर में गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका था और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ बताई गई थी, लेकिन अब तक नई मरदमशुमारी के हतमी नताइज नोटिफाई ही नहीं हुए हैं, क्योंकि हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास ही नहीं बुलाया है जिसने मरदमशुमारी के नताइज की हतमी मंजूरी देनी है। जिसके बाद सवाल उठ गया है कि अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या फिर पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, क्योंकि आइनी माहिरीन के मुताबिक नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन उस वक्त ही हो सकते हैं कि जब आइन में तरमीम की जाएगी, क्योंकि लाजमी होता है कि नई मरदमशुमारी के बाद आइन के आर्टिकल 51(3) में सूबों के लिए कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के तनासुब को तब्दील किया जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 4 महीने के अंदर नई हल्का बंदियाँ करे और फिर आम इंतखाबात मुनक़िद कराए जाए। मगर ये सब आइनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है और आइनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, जो ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की वजह से असम्बली में भी नहीं है। लिहाजा बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगले इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के तहत ही कराने होंगे। ताहम खुद हुकूमत भी ये वाज़े कर रही है कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी और हुकूमत अपनी मुद्दत से आगे नहीं जाएगी। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े किया कि अगस्त में जिम्मेदारी डिगरा हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे, लेकिन यही नून लीग थी जिसका यह मौक़िफ़ रहा है कि अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। इस हवाले से सबसे बड़ी आवाज़ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी असम्बलियों की तहलील के बाद, तो एहसन इकबाल साहब का यह मौक़िफ़ रहा है कि PTI के दौर में ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यह फैसला कर चुकी है कि अगले आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। इसे यह नहीं हो सकता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत करा दें और फिर कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करा दें। लेकिन अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने में कानूनी और आइनी पेचीदगियां सामने आ गई हैं। बात करेंगे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, एक बड़ा आइनी मसला खड़ा हो गया है, क्या फैसला है आपका, नई मरदमशुमारी या पुरानी मरदमशुमारी? अगर नई के तहत तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? वक्त पर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, जब हमने ये बात की थी तो उस वक्त ओरिजिनल शेड्यूल ये था कि 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी के नताइज जो हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जब मरदमशुमारी का अमल शुरू हुआ तो सूबों की तरफ से बार बार ये दरख्वास्त आई कि वो इस काम को मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत चाहते हैं और ये फिर तकरीबन 15 मई तक नताइज जो हैं उन्होंने कहा कि हम इन्हें हतमी शक्ल दे सकेंगे और जो एन्यूमरेशन है उसे मुकम्मल कर सकेंगे। तो जब 15 मई को ये मुकम्मल हुई और उसका जायजा लिया गया तो ये देखने में आया कि कई जगहों पर अभी भी मरदमशुमारी का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका, उसमें कहीं करेक्शन की या रेक्टिफिकेशन की गुंजाइश है, जिसके लिए फिर 31 मई तक इस तारीख को सूबों के साथ मिलकर बढ़ाया गया। और जब उसकी हतमी शक्ल आई तो फिर ये चीज़ सामने आई कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिसमें गैर मामूली आबादी में इजाफा हुआ है। तो फिर जो डेमोग्राफर्स की कमेटी है उसकी ये तजवीज़ सामने आई कि इसको स्पार्को की मदद से और जो उनकी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उनकी वजह से वो जायजा लेंगे कि जो आउटलायर्स हैं, जहां पर बहुत अंडर काउंटिंग है या जहां पर बहुत ओवर काउंटिंग है, उसकी क्या वजह है। चूंकि ये बात भी जरूरी है कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में
ये नताइज पेश किए जाएं तो वो बहुत मुस्तनद होने चाहिए। और चूंकि ये डिजिटली सारा अमल किया गया है तो इसमें वेरिफिकेशन का अमल बहुत आसान है। आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर किसी जगह गैर मामूली ओवर काउंटिंग हुई है तो उसकी क्या वजह है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें स्पार्को के हमने सैटेलाइट इमेजेस का भी साथ इस्तेमाल किया है। तो फिर अब बॉटम लाइन क्या है? काउंसिल आप इंतजार कर रहे हैं, मगर अगर आप इंतजार कर रहे हैं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास अपनी हुकूमत जाने से पहले बुला के ये फैसला करते हैं कि नई मर्दमशुमारी के तहत होगा, तो उस वक्त भी आप कहते तो थे मगर आईनी तरमीम तो आप कर नहीं सकते, उसके लिए तो आईनी तरमीम चाहिए होगी क्योंकि डिलिमिटेशन होगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज बदलेंगी, आईनी तरमीम कैसे होगी? मतलूबा तादाद ही नहीं असेंबली में मौजूद। जी, इसमें अब इस वक्त सूरत हाल जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम फौरी तौर पे भी इसको हतमी शक्ल दें और वो तमाम जो इसमें करेक्शंस अगर कहीं दरकार हैं वो कर भी ली जाएं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लिहाज से ये जुलाई की 30 तारीख से पहले अमल हो सकता है। और जो इलेक्शन की अब तारीख है और जो मुद्दत है असेंबलियों की तहलील होने के बाद, तो उसको अगर 4 महीने के लिए आप हल्का बंदी लें कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका हतमी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। 2017 की, मगर अगर इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला करेगा? क्योंकि अगर आप ये फैसला कर भी लें कि नई मर्दमशुमारी पर कराएंगे तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती है कौमी असेंबली में, तो हर सूरत में ही पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। जी, उसमें वो भी एक दिक्कत है क्योंकि जो आईनी तरमीम है उसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है असेंबली के अंदर, और वो देखना पड़ेगा कि उस वक्त असेंबली के अंदर जो अराकीन है जो मौजूद हैं वो अगर उनकी पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट के अंदर भी तादाद पूरी होती है या नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस सूरत में पूरी हो सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ आपका साथ दे, 100 के 100 सेनेटर्स मौजूद हों तो हो सकती है 2/3 अक्सरियत ज्वाइंट सेशन में, मगर तहरीक इंसाफ क्यों साथ देगी? क्योंकि मसला ये हो जाएगा कि उसके बाद 4 महीने डिलिमिटेशन के लिए चाहिए, फिर 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने वो जो इलेक्शन का टाइम होता है वो देना है, तो 6 महीने यानी कि फरवरी मार्च तक इलेक्शन चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ क्यों राजी होगी इस काम के लिए? जी, मैंने कहा ना कि अगर तो जॉइंट पार्लियामेंट के जरिए हम करें तब तो इसे मुमकिन है कि हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो असल मसला है कि सूबों की इमा पर, सूबों की दरख्वास्त पर हमें बार बार वक्त बढ़ाना पड़ा, जिससे अमलन अब मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है कि हम नई मर्दमशुमारी के नताइज नए इलेक्शन के टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें हतमी शक्ल दे सकें। साहब, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग ऐसे ही चले जाएंगे और फिर निगरान सेटअप आएगा और वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर या नवंबर में, ये डिले नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसमें कोई ना स्पेकुलेशन होनी चाहिए ना इबाहम होना चाहिए। वजीर आजम साहब भी वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि ये हुकूमत अपने वक्त के ऊपर अपना टेन्योर मुकम्मल करके चली जाएगी और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा और वक्त पर इलेक्शन होगा। और इसकी ज़रूरत भी है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त हमने एक बहाली का अमल शुरू किया है मईशत का, अगर हम बेयकीनी को तूल देंगे और ये IMF का जो स्टैंड बाई प्रोग्राम है इसकी मुद्दत भी 9 महीने है, तो हम फिर मुल्क को किसी एक नए मुआशी बहरान की तरफ धकेल सकते हैं। लिहाजा वक्त के ऊपर इंतखाबात होके एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत का क़याम पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरत भी है। अच्छा, मगर इदारों से आपकी हुकूमत सेम पेज पर लगती है। वज़ीर आज़म ने बड़ा शुक्रिया भी अदा किया आर्मी चीफ का कि सऊदी अरब से पैसे अरेंज करने में उनका बड़ा किरदार है, तो इतना सेम पेज है कि आपको उनका भी इरादा पता हो कि वो भी यही चाहते हैं कि टाइम पर हो जाए मामला? देखिए, किसी के पास भी आइन से फरार ऑप्शन नहीं है और इस वक्त हम जो मुल्क की बहाली का अमल कर रहे हैं उसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहते हैं। और इस वक्त मुल्क को अगर हमने एक इस्तेकाम की तरफ ले जाना है और मईशत को संभालना है तो इस मुल्क में अब सियासी बेयकीनी या सियासी इंतशार पैदा करने की ज़ीरो टॉलरेंस की गुंजाइश है। हम सबको आइन के मुताबिक एक मुस्तहकम तरीके से ट्रांजिशन करके मुल्क के अंदर एक 5 साल की मैंडेट इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क को इस वक्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो किसी गैर मुस्तहकम बेयकीनी के निज़ाम के साथ या एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ नहीं आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले इलेक्शन में कौम हमें भरपूर मैंडेट देगी ताकि हम पाकिस्तान मुआशी बहाली के सफ़र को पूरी रफ्तार से आगे लेके जा सकें। निगरां वज़ीर आज़म का फैसला हो गया इत्तेहादियों के दरमियान? इत्तफाक राय से कर लेंगे जैसे कि तमाम इत्तेहादी तमाम फैसले इत्तफाक राय से करते रहे। बहुत शुक्रिया यासीन वासफ़ की उसको आपने सुनी और आम खबर है आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ट्रायल कोर्ट में ये केस रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है और दूसरी तरफ आज उनके खिलाफ नैब की इस केस में इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है और उन्हें 17 जुलाई को दिन 10 बजे तलब भी कर लिया गया है। जबकि तोशाखाना केस में ही चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में करप्ट प्रैक्टिसेस के ट्रायल का अलग से सामना है। उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। ताहम आज इलेक्शन कमीशन के वकला ने केस में मजीद गवाहों को शामिल करने की अपनी दरख्वास्त पर दलाइल देने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की ज़ाती मसरूफियात के बाइस समात आगे नहीं बढ़ सकी और समात पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि पीर को कचहरी की नई इमारत में तोशाखाना केस की समात करेंगे, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने जज हुमायूं दिलावर से मुकालमा किया कि नई कचहरी में नए माहौल के साथ तोशाखाना केस की समात होगी। गुड टू सी यू इन न्यू कचहरी। इसके बाद अदालत ने केस की समात 17 जुलाई यानी पीर को दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दी। इरा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।